22 अप्रैल 2025 दोपहर 2:47 जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास बैसरण घाटी। देवदार के ऊंचे पेड़ों और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच फैली यह घाटी उस दिन भी पर्यटकों से भरी हुई थी। घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थीं, बच्चों की हंसी हवा में घुल रही थी और दूर पहाड़ों के पीछे सूरज धीरे धीरे झुकने लगा था। लेकिन उसी समय जंगल के भीतर एक और सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो किसी बहुत बड़े तूफान से ठीक पहले पैदा होता है। घाटी के ऊपर पेड़ों के बीच छिपे 4 साएं कई घंटों से नीचे खड़ी भीड़ को देख रहे थे। उनके हाथों में हथियार थे, चेहरों पर कपड़ा बंधा था और उनकी आंखों में सिर्फ एक मकसद दिखाई दे रहा था। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, यह योजना कई हफ्तों पहले सीमा पार तैयार की गई थी। भारतीय एजेंसियों के अनुसार इस हमले के पीछे डेथ रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का संगठन था, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का नया चेहरा माना जाता है। घाटी तक पहुंचने के रास्ते, पर्यटकों की संख्या, सुरक्षा बलों की अनुपस्थिति और हमला करने का सही समय, सब कुछ पहले से तय था। फिर अचानक जंगल के भीतर से गोलियों की आवाज गूंजी। कुछ ही सेकंड में बैसरण घाटी की शांति टूट चुकी थी। लोग इधर उधर भागने लगे, कोई अपने परिवार को खोज रहा था, कोई चट्टानों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। भारतीय नौसेना के युवा अधिकारी विनय नरवाल, जो छुट्टियों पर अपने परिवार के साथ आए थे, उन्हीं लोगों में थे जो उस दिन उस घाटी में मौजूद थे। दूसरी ओर स्थानीय घोड़ा चालक सैयद आदिल हुसैन शाह, जो रोज की तरह पर्यटकों को घाटी तक लेकर आया था, अचानक उस भयावह दृश्य के बीच फंस गया। कुछ ही मिनटों में घाटी, जहां कुछ देर पहले हंसी सुनाई दे रही थी, अब चीखों और अफरा तफरी से भर चुकी थी। हमला केवल 5 मिनट चला, लेकिन उन 5 मिनटों ने पूरे देश को बदल दिया। हमलावर जंगल के रास्ते वापस उसी अंधेरे में गायब हो गए जहां से वे आए थे। पीछे रह गई टूटी हुई चप्पलें, बिखरे हुए बैग और उन लोगों की खामोशी जो कुछ देर पहले तक छुट्टियां मनाने आए थे। जब पहली बार सुरक्षा बल घाटी में पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतनी संवेदनशील जगह पर उस दिन कोई सुरक्षा तैनात क्यों नहीं थी। बाद में यह सामने आया कि बैसरण घाटी को पर्यटकों के लिए तय समय से 2 महीने पहले खोल दिया गया था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। यही वह चूक थी जिसने हमलावरों को मौका दे दिया। उसी शाम दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा बीच में छोड़कर वापस लौटे। रात के लगभग 11 बजे प्रधानमंत्री आवास में एक आपात बैठक शुरू हुई। कमरे के भीतर नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह और सेना के तीनों प्रमुख मौजूद थे। मेज पर फैले नक्शों के बीच एक ही सवाल था, यह हमला हुआ कैसे और इसके पीछे कौन है। अजीत डोभाल के सामने रखी फाइलों में पिछले कुछ महीनों की खुफिया रिपोर्टें थीं। उनमें बार बार एक ही नाम सामने आ रहा था, द रेजिस्टेंस फ्रंट। यह वही संगठन था जिसने पहले भी कई छोटे हमलों की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन इस बार उसका निशाना सीधे भारत के आम नागरिक थे। अगले 24 घंटों में कश्मीर की हर सड़क पर सेना दिखाई देने लगी। हेलीकॉप्टर घाटियों के ऊपर मंडराने लगे। जंगलों में तलाशी अभियान शुरू हुआ। पहलगाम से लेकर अनंतनाग तक हर रास्ता बंद कर दिया गया। लेकिन असली लड़ाई केवल उन 4 हमलावरों को खोजने की नहीं थी। असली लड़ाई उस साए को पहचानने की थी जो हर बार नया चेहरा पहनकर सीमा पार से लौट आता है। पहलगाम का हमला केवल एक आतंकी घटना नहीं था, यह उस दावे पर सीधा वार था जिसमें कहा जा रहा था कि कश्मीर अब पूरी तरह बदल चुका है, कि घाटियों में अब केवल सैलानी आएंगे और बंदूकें हमेशा के लिए खामोश हो चुकी हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 की उस दोपहर ने दिखा दिया कि पहाड़ों की खामोशी के पीछे अब भी एक अंधेरा छिपा हुआ है। और शायद सबसे खतरनाक बात यही है कि वह अंधेरा अब भी कहीं न कहीं अगली तारीख और अगली जगह का इंतजार कर रहा है।